नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कीन्स का तरलता पसंदगी जो सिद्धांत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और थ्योरिटिकल भी। अक्सर ये जब क्वेश्चन आता है तो पूरे 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन के आता है। और इससे ये जो थ्योरी है कीन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत, ये मुद्रा की मांग के अंतर्गत भी आती है, ब्याज के निर्धारण के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक पहलुओं में इसका अध्ययन किया जाता है। तो कीन्स के तरलता पसंद की सिद्धांत में कीन्स ने जो मुद्रा की मांग की अवधारणा दी थी, उसमें उन्होंने तरलता पसंद के सिद्धांत में मुद्रा की मांग के लिए कहा था कि मुद्रा की मांग का अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास तरल या नगद रूप में रखना चाहते हैं। कीन्स के अनुसार लोग मुद्रा को नगद या तरल रूप में रखने की मांग 3 उद्देश्यों से करते हैं। तरलता पसंद की सिद्धांत लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तरलता का मतलब ये है कि अपने पास जो नगद रूप में रखने की इच्छा है उसे ही तरलता पसंदगी कहा जाता है। अब लोग अपने पास मुद्रा क्यों रखना चाहते हैं? कीन्स ने इसके 3 कारण बताए थे। नंबर 1 सौदों के उद्देश्य से, दूसरा सतर्कता के उद्देश्य से, तीसरा सट्टे के उद्देश्य से। तो पहला है सौदों के उद्देश्य से, ट्रांजैक्टिव मोटिव। ये जो सौदों का उद्देश्य है, इसे अगर अपन नॉर्मल भाषा में समझें तो सौदों के उद्देश्य का मतलब है लेन देन के उद्देश्य से, आदान प्रदान के उद्देश्य से, आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से लोग अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखना चाहते हैं। और व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो ये बात सही है। अगर अपन वस्तु और सेवाओं को खरीदने जाते हैं तो हमारे पास मुद्रा होनी चाहिए, और अपने पास मुद्रा हम इसीलिए रखते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सके। तो कीन्स का जो पहला उद्देश्य है उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की आय एक निश्चित अवधि के बाद मिलती है, जबकि व्यय करने की आवश्यकता दैनिक जीवन में प्रतिदिन पड़ती रहती है। इस प्रकार आय प्राप्त करने और व्यय करने के बीच एक अंतर रहता है। दूसरे शब्दों में दैनिक लेन देन अर्थात क्रय विक्रय करने के लिए व्यक्तियों द्वारा नगद मुद्रा की कुछ मात्रा सदैव अपने पास रखनी पड़ती है ताकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति, सभी परिवार, फर्म दैनिक खर्चों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। उसे सौदा उद्देश्य वाली मांग कहा जाता है। मैंने कहा ना कि सौदों के उद्देश्य से चाहे परिवार हो, फर्म हो या व्यक्ति हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब आय व्यय का अंतर रहता हो, उस स्थिति में लोग मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह मांग 3 तत्वों पर निर्भर करती है। आय तथा रोजगार का स्तर। अब आय तथा रोजगार का स्तर से किस प्रकार से निर्भर करती है कि देश में आय का स्तर ज़्यादा होगा तो लोग अपने पास ज़्यादा मुद्रा रखना पसंद करेंगे, मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी। आय का स्तर कम होगा तो लोग अपने पास कम मुद्रा रखना पसंद करेंगे, मुद्रा की मांग कम होगी। तो देश में आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर जितना अधिक होगा उतनी ही क्रय विक्रय के निकट मुद्रा की मांग अधिक होगी, और कीमतें और मजदूरी बढ़ने से भी नकदी की क्रय विक्रय की मांग बढ़ती है। नंबर 2, आय प्राप्ति की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब आय कितने अंतराल के पश्चात प्राप्त हो रही है। जैसे वेतन भोगियों को 1 महीने में मिलती है, मजदूरी वाले 7 दिन में भी ले लेते हैं, और कई जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रतिदिन आय प्राप्त होती है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि अपने आय का अंतराल क्या है। आय का अंतराल जितना कम हो, जितना अधिक होगा, मुद्रा की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। अब इसको देखते हैं अपन। नकदी की मांग आय के परिणाम पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आय कितने अंतराल के बाद प्राप्त हो रही है। आय प्राप्ति की अवधि में वृद्धि के साथ सौदा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग बढ़ जाती है। और तीसरा होता है व्यय की अवधि। अपन ये भी देखते हैं कि व्यय कितना किया जा रहा है, किस अंतराल पे किया जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर क्या है। और जब अपनी पॉकेट मनी, अपने खर्चे अपनी पॉकेट मनी का निर्धारण करते हैं, ये बात सत्य है। तो व्यय की अवधि भी नकदी की मांग को प्रभावित करती है। खर्चों का भुगतान जितनी लंबी अवधि के बाद किया जाएगा उतने ही दैनिक क्रय विक्रय के लिए धन की मांग कम होगी। अब हम देखते हैं दूसरा जो उद्देश्य आता है वो आता है
दूरदर्शिता या सतर्कता का उद्देश्य। प्रिकॉशनरी यानी कि हम अपने को दूर 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 तक आने वाले समय में क्या खर्चे हो सकते हैं, क्या संभावना है, सामाजिक खर्चे क्या हो सकते हैं, किसी प्रकार की परिवार में सामाजिक खर्चे हों, अन्य प्रकार के खर्चे हों, शादी हो, बीमारी हो, इसके लिए भी हम अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा बचा करके अपनी जेब में रखना चाहते हैं, ताकि अब आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर खर्च करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसको हम देखते हैं कि भविष्य की अनिश्चितता जैसे बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि की दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए या भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति नगद मुद्रा की मात्रा अपने पास रखना चाहता है। नकदी का संचय भी अनिश्चित भविष्य के प्रति सतर्कता के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति मुद्रा की कुछ मात्रा नगद रूप में रखना चाहता है, जिसे दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। यह मांग मुख्यतः व्यक्तियों के आय के स्तर पर निर्भर करती है तथा यह मांग ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। तो जो पहला जो मांग था लेन देन के उद्देश्य, सौदों के उद्देश्य से, ट्रांजैक्टिव मोटिव जो था, ट्रांजैक्टिव जो थ्योरी थी, वो भी आय पे निर्भर करती थी, आय और रोजगार की मात्रा। और जो दूसरा स्तर है, उद्देश्य है, दूरदर्शिता उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, प्रीकॉशनरी मोटिव या प्रीकॉशनरी थ्योरी, ये भी जो डिपेंड करती है, इसमें भी किन्स ने कहा है कि ये जो स्तर है ये आय पे निर्भर करता है कि आय जितनी अधिक होगी, दूरदर्शिता उद्देश्यों के लिए भी वस्तु अपने पास उतनी ही नकदी रखना पसंद करेगा। ब्याज की दर से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो ये जो दोनों बातें हैं, सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य, दोनों के अंतर्गत होने वाली मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। और इसको फॉर्मूला दिया है L1 बराबर फंक्शन ऑफ वाई, अर्थात सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मांगे जाने वाली मुद्रा की मात्रा के स्तर y का एक फलन होती है। और ये हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मुद्रा की मांग जो है वो जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है, मुद्रा की मांग बढ़ती जाती है। नहीं, छठा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है और इसमें x और y दोनों दिखाए हुए हैं और मुद्रा की मांग L1 बराबर फंक्शन ऑफ y पे निर्भर कर रही है। और इसमें जैसे जैसे मुद्रा की रेट ऑफ ये स्थिर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मुद्रा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि आय पे निर्भर करती है। तीसरा हम देखते हैं सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य होता है कि मुद्रा की जो मांग है वो ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होती है। सट्टा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ब्याज की दर जितनी अधिक होगी मुद्रा की मांग उतनी ही कम रहती है, ब्याज की दर जितनी कम होती है मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक रहती है। रीज़न क्या है बच्चों? जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग नकदी उधार देने की बजाय अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की नकदी की मात्रा ज़्यादा होगी, तरलता पसंदगी ज़्यादा होगी। और ब्याज की दर अधिक होगी तो लोग बाजार में उधार दे करके सट्टे से लाभ कमाना पसंद करेंगे और अपने पास नकदी कम रखना पसंद करेंगे। तो थ्योरी बनती है, जब ब्याज की दर अधिक होगी तो मुद्रा की सट्टा मांग कम होगी, जब ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की सट्टा मांग अधिक होगी। तो अब इसको थ्योरी को अपन पढ़ते हैं कि व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा इसलिए भी रखना चाहता है ताकि भविष्य में ब्याज की दर, बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। प्रोफेसर किन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्ड आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। बॉन्डों की कीमत और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। कम बॉन्ड कीमतें ऊंची ब्याज दरों को और ऊंची बॉन्ड कीमतें कम ब्याज दरों को प्रकट करती हैं। बॉन्ड की कीमतें कम होंगी तो ब्याज की दर अधिक होगी और बॉन्ड की दर अधिक होगी तो ब्याज की दर कम होगी। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। बॉन्ड कीमतों में वृद्धि या ब्याज की दर में कमी की संभावना की दशा में लोग अधिक बॉन्ड खरीदेंगे ताकि भविष्य में उनकी कीमतें बढ़ने पर उन्हें बेच करके लाभ कमाया जा सके। ऐसी स्थिति में सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि नगद मुद्रा की मात्रा
तरलता पसंदगी कम कब होगी? जब ब्याज की दर में कमी होगी, बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होगी। इसके विपरीत भविष्य में बॉन्ड की कीमतें गिरने की संभावना होती है तो ब्याज की दर बढ़ने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की अधिक मात्रा अपने पास रखना पसंद करेंगे। इस प्रकार ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी कम होगी, और ब्याज की दर जितनी कम होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। और सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नकदी मुद्रा निष्क्रिय पड़ी रहती है, अतः इस मुद्रा को आइडल मनी या निष्क्रिय मुद्रा भी कहते हैं। और इसका जो फंक्शन बनाया है वो ब्याज की दर पर निर्भर करता है, इसलिए L2 बराबर फंक्शन ऑफ R, अर्थात सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। L2 तथा R में विपरीत संबंध होने के कारण सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये जो नीचे वक्र दिखाया जा रहा है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ें तो मुद्रा की कुल मांग आती है L बराबर फंक्शन ऑफ Y प्लस फंक्शन ऑफ R। एक समीकरण के रूप में कहें तो L बराबर फंक्शन ऑफ YR। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आय के स्थिर होने के कारण सौदा और दूरदर्शिता उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग यानी कि सक्रिय मुद्रा का ब्याज की दर पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की प्रत्याशा तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करती है। अतः कहा जा सकता है कि ब्याज की दर का परिवर्तन ही सट्टे के लिए मुद्रा की मांग उत्पन्न करता है। अब हम अपन देखें तो ये तीन उद्देश्य थे, लेन देन, सतर्कता और सट्टा। इन तीनों उद्देश्यों के बाद मुद्रा का जो मांग वक्र बनाया जाता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। और ये जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र है, ये हमारे पास तरलता जाल बनाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। तरलता जाल क्या होता है? ये अक्सर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जब मैंने बताया कि मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब ब्याज की दर घटती है तो मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ती है, और जब ब्याज की दर बढ़ती है तो मुद्रा की सट्टा मांग घटती है। विपरीत संबंध, ये ध्यान रखना। अब जब ब्याज की दर घटती है तो मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ेगी, लेकिन ब्याज की दर घट करके शून्य नहीं हो सकती है। ब्याज एक न्यूनतम दर तो हमेशा बनी रहेगी, जिस पर एक न्यूनतम सट्टा मांग बाजार में हमेशा रहेगी। कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती कि साहब मुद्रा भी दे और ब्याज भी दे। मुद्रा देंगे तो ब्याज लेंगे ही लेंगे। एक न्यूनतम ब्याज की दर हमेशा बाजार में बनी रहती है, और उस न्यूनतम ब्याज की दर पर जो मुद्रा की जो सट्टा मांग है वो पूर्णतया लोचदार हो जाती है, उससे नीचे नहीं गिरती है। इस स्थिति को तरलता जाल कहा जाता है। एक अपन डायग्राम में समझें तो देखते हैं कि स्पष्ट है कि रेखा चित्र में R और L2 में विपरीत संबंध पाया जाता है। LP रेखा के ऋणात्मक ढाल वाला है। तरलता पसंदगी कर्व को ABC के द्वारा दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है, मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ती जा रही है और A से B तक बढ़ती है ब्याज की दर के घटने के कारण। लेकिन एक न्यूनतम बिंदु R0 के बाद ब्याज की दर घटना बंद कर देती है, और इस न्यूनतम ब्याज की दर पर LP जो वक्र है ये पूर्णतया लोचदार हो जाता है। इस स्थिति को तरलता जाल के द्वारा बताया गया है। LP रेखा का AB भाग है जो ऋणात्मक ढाल वाला होने के कारण बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यानी कि ऋणात्मक ढाल वाला AB भाग यह बताता है कि ऊंची ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए नगद मुद्रा की मांग कम होगी। इसके विपरीत कम ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा मांग अधिक होगी। LP रेखा के बिंदु B से बिंदु BC जो भाग है ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, जो ये बताता है कि कम ब्याज दर यानी कि R0 पर न्यूनतम बिंदु पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, अर्थात व्यक्ति अपनी समस्त मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखने के इच्छुक होंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकलती है इस वक्र से वो ये है कि LP वक्र के पूर्ण लोचदार भाग को ही कीन्स ने क्या नाम दिया है? तरलता जाल का नाम दिया है। तरलता पसंदगी वक्र के इस पूर्ण लोचदार होने की दशा में लोगों का नगद अधिमान पूर्ण या चरम स्तर पर पहुंच जाता है। इसे पूर्ण या नकदी अधिमान की अवस्था या तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इस न्यूनतम ब्याज दर R0 पर लोग बॉन्ड खरीदने की प्रवृत्ति नहीं होगी, फलस्वरूप लोग बॉन्डों के स्थान पर अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखना चाहेंगे।
तो पहला जो वक्र दे रखा है, पहले डायग्राम में तीनों वक्र स्पष्ट दिखाए गए हैं। पहला जो वक्र है ये मुद्रा की मांग और में उपभोक्ता की आय के मध्य संबंध को बता रहा है। दूसरा ब्याज की दर के कारण नीचे की तरफ गिरती हुई, और ब्याज की दर के गिरने के कारण जो तीसरा वक्र है वो पूर्णतः लोचदार या तरलता जाल की स्थिति को स्पष्ट करता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर ब्याज की दर गिरती है, लेकिन एक न्यूनतम बिंदु के बाद यह पूर्णतः लोचदार हो जाती है। इस स्थिति को तरलता जाल की स्थिति कहा जाता है। तो ये कीन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत था, एग्जाम में आता है, इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।